1956 तक कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। 1956 में और 1948 के आईपीआर में डिफरेंसेस क्या था, क्लियर हो गया था। जो इंडस्ट्रीज थे, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज चेंज हो गया था, है ना, प्रेफरेंसेस चेंज हो गया था, ठीक है। वही सेम अब हम आगे बढ़ते हैं 1977 में। जो 1977 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया, उसका मेन क्या बेसिकली फोकस था, मेन फोकस था ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज, यानी छोटे इंडस्ट्रीज जो है उनको डेवलप करना। और इस टाइप के जो इंडस्ट्रीज थे वो कहाँ लोकेटेड थे, बेसिकली ये जो इंडस्ट्रीज थे दे आर लोकेटेड इन द रूरल एरियाज, राइट। तो इससे पहले भी 1956 में भी कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट पे बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस ही किस तरफ चेंज कर दिया जा रहा था, आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज की तरफ, ठीक है। इस पॉलिसी में क्या हुआ कि जो आपका स्मॉल सेक्टर था, जो स्मॉल सेक्टर था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। और वो कौन कौन सा ग्रुप था, पहला था कॉटेज एंड हाउस होल्ड, ठीक है, कॉटेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड था टाइनी सेक्टर एंड थर्ड वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो कॉटेज एंड हाउस होल्ड, टाइनी एंड द थर्ड वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इन दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी में जो स्मॉल ये तो हो गया कन्वर्ट, उसके अलावा 1977 वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने लार्ज इंडस्ट्रीज को भी प्रिस्क्राइब किया था। कैसे प्रिस्क्राइब किया, यहां पर इन्होंने कुछ इस तरीके से सेक्टर डिवाइड कर दिया, कैसा, बेसिक इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स, ठीक है, और हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज को इन्होंने लार्ज सेक्टर के लिए छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया, लार्ज सेक्टर के लिए। इन्होंने ऐसे किया, स्मॉल सेक्टर और लार्ज सेक्टर। स्मॉल सेक्टर में किसको किसको लेकर आ गए, कॉटेज एंड हाउस होल्ड, टाइनी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। लार्ज में इन्होंने किसको रखा, बेसिक को, कैपिटल गुड्स को और हाई टेक्नोलॉजी वाले चीजों को। और इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज बच गए उनको स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया। इन्होंने बोला, किसने, कि भाई जब ये आईपीआर आया तो यहाँ ये डिसाइड हुआ, क्योंकि हमारा फोकस कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज पे है, तो अगर हम कुछ रिजर्वेशन दे देंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो बेटर डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चर करने के लिए आइटम्स होंगे। लेकिन अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और लार्ज इंडस्ट्रीज भी मैन्युफैक्चर करेंगे और स्मॉल भी करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में स्मॉल इंडस्ट्रीज कभी भी कंपीट नहीं कर पाएगा लार्ज इंडस्ट्रीज के साथ, है ना। तो इसी को देखते हुए क्या कर दिया उन्होंने, रिजर्व कर दिया बाकी बचे हुए इंडस्ट्रीज को। कुछ इंडस्ट्रीज को लार्ज में छोड़ दिया, बाकी उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया, ठीक है, कि बाकी सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो लिस्ट हो जाएंगे, रिजर्व्ड आइटम बन जाएंगे स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए। 1977 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था स्कोप ऑफ लार्ज बिजनेस हाउसेस, ताकि कोई भी यूनिट जो है वो मार्केट में डोमिनेंट और मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन या पोजीशन पे ना आ पाए। देखो, कोई भी अगर कंपनी का मोनोपोली क्रिएट होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि दैट कंपनी बिकम पावरफुल, that industry become powerful, and in that situation the other small sector or industry they cannot able to compete, what I discussed earlier even, है ना। So यहाँ पर restrictions जब लगा दिए गए 1977 के आईपीआर के बाद, जब restrictions लगे तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी बड़ा इंडस्ट्री डोमिनेंट पोजीशन पे तो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो मैन्युफैक्चर करने का उनके पास राइट ही नहीं है ना। सो यहाँ पर जो डोमिनेंट पोजीशन की वजह से एक्सप्लॉयटेशन ना हो मार्केट में स्मॉल मैन्युफैक्चरर के साथ, इसीलिए इन्होंने 1977 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्कोप किसका, लार्ज बिजनेसेस का। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हुआ। तो आगे इसमें क्या चीजें हुई, 1 मिनट, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया, ठीक है। इट ऑल्सो एम्फसाइज ऑन रिड्यूसिंग द ऑकरेंस ऑफ लेबर अनरेस्ट, मतलब दे ऑल्सो फोकसेस ऑन द लेबर वेलफेयर, ठीक है, लेबर के ऊपर भी इन्होंने काम किया, वेलफेयर पे। और द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी उस टाइम की, दैट इनकरेज द वर्कर्स फॉर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट फ्रॉम द शॉप फ्लोर टू बोर्ड लेवल।
यानी उस टाइम का जो 1977 का जो ये आया आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो आया, इसने ना कि सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट पे काम किया, बल्कि दे आल्सो वर्क फॉर द लेबर वेलफेयर, यानी कि उस समय जो लोग मजदूर के वेलफेयर पे भी काम किया गया। क्या बोला गया उस समय कि भाई गवर्नमेंट ने उनको अप्रिशिएट किया वेजेस के मामले में, और साथ साथ में उनको पार्टिसिपेशन का भी राइट दिया कि वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या आया? व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म? क्रिटिसाइज कौन कर सकता है ऐसे सिचुएशन में? जैसे 1956 में क्रिटिसिज्म जो था दैट वाज ऑकर्ड फ्रॉम द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बिकॉज उनका राइट बहुत लेवल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, है ना। बट यहाँ पर किसके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया इसको? यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये था कि, एक मिनट, कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो यहाँ पर कोई इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिया जा रहा है। किसके लिए? आपके लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए, जिसकी वजह से इट इज इफेक्टिंग द इकोनॉमी अलॉट। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास रिसोर्सेज तो बहुत कम होते हैं ना, तो इकोनॉमी में 100% तो वो आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का एक अलग ही कंट्रीब्यूशन है, बट बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन दे कैन नॉट एबल टू बेसिकली कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी इन प्रॉपर वे, सो इट इज इफेक्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमी, दिस सिचुएशन। तो ये क्रिटिसिज्म बेसिकली इकोनॉमिस्ट और जो इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, उनके द्वारा ही आया। ठीक है, और लार्ज इंडस्ट्रीज के द्वारा भी आया। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया पॉइंट कि 1977 का सिचुएशन क्या था? क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास एवरीवन? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1980 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, लेकिन उससे पहले कुछ बुक्स के जो टर्म्स है वो, so what is the features of the industrial policy statement 1977? First point is development of small scale industries, which I already told you, in which they basically segmented the small scale industries, right? तो इनका मेन काम यही था कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो, टाउन एरिया, स्मॉल एरियाज का डेवलपमेंट हो। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज यानी डिस्क्रिमिनेशंस हटे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर टाइनी सेक्टर्स में उनको रखा गया जिनका इक्विपमेंट और मशीनरी वगैरह 1 लाख रुपए तक का था। ठीक है, और जो कि छोटे मोटे टाउन में थे और जिनका पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा नहीं था। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू टाइनी इंडस्ट्रीज, कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ऑल। ठीक है, उसके अलावा रोल क्या था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का? तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने बहुत ही रिलेटेड मिनिमम चीजों को रखा था, मैंने आपको पहले बताया, है ना। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्होंने बेसिक इंडस्ट्रीज को रखा, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ऑयल, जो ऑयल रिफाइनरीज वगैरह था, इन सब चीजों को रखा गया, बेसिक में उन्होंने रखा लार्ज स्केल में। ठीक है, नेक्स्ट में कैपिटल गुड्स को भी रखा। तो कैपिटल गुड्स जो मशीनरी वगैरह बनाने वाली जो आपकी जितनी भी वो होती हैं इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, तो उनको भी रखा। ओके, सो इन द बेसिक इंडस्ट्रीज व्हाट वाज देयर? एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा गया। ठीक है, और वो क्या क्या चीजें थी? पहला स्टील, ठीक है, नेक्स्ट वन इज सीमेंट, ऑयल रिफाइनरीज, क्लियर है। एंड उसके अलावा कैपिटल गुड्स में क्या क्या चीजों को रखा गया? कैपिटल गुड्स में मशीनरी वाले आइटम्स जो थे वो। ठीक है, और इन सब ऐसा नहीं था, इन सब ये रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज एज वेल एज स्मॉल इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स वगैरह को रखा गया। उसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को भी बेसिकली किसमें रखा गया? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और क्या क्या चीज है जो कि ये सारी बेसिक इंडस्ट्रीज का क्या काम था? दूसरे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, है ना। दूसरे इंडस्ट्रीज में भी उसका यूटिलाइजेशन था, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाना, जो आपका हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज था वो काम कर रहा था। केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो थे, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थे वो इन सारे इंडस्ट्रीज को देख रहे थे। क्लियर है? उसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज जो मैंने बताया ही था आपको कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को किसके लिए रिजर्व कर दिया गया था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी टुवर्ड द लार्ज हाउस। अब यहाँ पॉलिसी स्टेट किया गया लार्ज हाउसेस डेवलपमेंट के लिए, लार्ज हाउसेस, लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि किस तरीके से वो जनरेट कर पाए रिसोर्सेस, किस तरीके से वो हेवी बोरो कर पाए, यानी पैसे कैसे ले पाए। इट्स नॉट अबाउट द इंडस्ट्रीज बट इट्स अबाउट द हाउ दे आर यूटिलाइज द रिसोर्सेस, how they are borrowing the resources or financial things from the institutions। ठीक है, यानी पॉलिसी लार्ज हाउसेस के लिए भी लाया गया।
ठीक है। लार्ज हाउसेस, यहाँ पर एक आपका, आप लोगों ने सुना होगा कि लार्ज हाउसेस यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। इट्स नॉट अबाउट द इंडस्ट्रीज, इट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशंस हु आर रेडी टू गिव द अमाउंट टू द टू द इंडस्ट्रीज। बोरो करना अगर वो चाहते हैं तो उनके डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है। ठीक है। हाँ, दिस पॉलिसी, एक आपने सुना होगा नेशनल हाउसिंग फाइनेंस, ये सब सुना है? यस मैम। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, आपने सिडबी वगैरह तो सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब भी नहीं सुना? नाबार्ड, ये सब चीजें नहीं है? नहीं, तो बैंक ये ऑफ सब इंडिया 1977 के टाइम पे तो नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे जो भी प्रेजेंट थे, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भी थे, IFCI वगैरह, उनकी बात करी जा रही है इसमें कि पॉलिसी ने ये भी बात बोला कि हमें ऐसे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के साथ साथ वैसे भी हाउसेस का डेवलपमेंट करने की जरूरत है जो रिसोर्सेस फुलफिल कर पाए इंडस्ट्रीज के लिए। अब आई बात समझ में? जो इंडस्ट्रीज को रिसोर्सेस प्रोवाइड कर पाए, जो उनको फाइनेंशियल हेल्प कर पाए, जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए। ठीक है। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे कंट्री के, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो ऐसी सिचुएशन में वैसे इंडस्ट्रीज को रिसोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? सो गवर्नमेंट के अलावा कुछ ऐसे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट थी, तो उनके डेवलपमेंट के ऊपर भी 1977 में बात किया गया। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज हाउसेस और डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आई बात समझ में सबको? एवरीवन क्लियर हो गया? उसके अलावा रोल जो था पब्लिक सेक्टर का, दैट वाज लाइक, वो उस समय भी इफेक्टिवली चल रहा था, मेंटेन कर रहा था सप्लाईज टू द कंज्यूमर्स, एंड बेसिकली लार्ज हाउसेस वगैरह का डेवलपमेंट, इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज इन द स्टेबलाइज मोड। जो 1956 से था, दैट वाज इन द स्टेबलाइज मोड। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस समय, एक आप लोगों ने सुना है फेरा एंड फेमा? नहीं सुना है। फेरा क्या होता है बताती हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। ठीक है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। सो फेमा केम इन 1999. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेमा, वी आर टॉकिंग अबाउट फेरा। सो FERA जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था 1973 में जो आया था, दैट वाज बेसिकली स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया था 1973 में। इस एक्ट के तहत बहुत सारे जो कंपनीज थे, जो आपके नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह थे, दैट वाज एक्सीडिंग द 40%। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की बात की गई है फेरा के तहत, तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अर्लियर ना हमारे ऊपर, हमारे कंट्री ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत लिमिटेड चीजों का होता था। बट इसके बाद, मतलब फेरा के आने के बाद, उसको इंक्रीज कर दिया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 40% से ज्यादा। ठीक है। इट एक्सीड टू द 40%। क्लियर है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी कुछ इंडस्ट्रीज को बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि वो फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, मतलब कुछ लिमिटेड छूट दी गई। और इसके अंडर में, अकॉर्डिंग टू योर बुक, इसमें लिखा है कि लगभग 40% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 40% से ज्यादा नहीं, नॉट एक्सीडिंग 40%। तो 40% तक इन्वेस्टमेंट का छूट मिला इस आपके फेरा के अंडर में। ठीक है। तो उसको भी ले लिया गया किसमें? आपके IPR 1977 में। सो 1977 का जो मेन फोकस था, दैट वाज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। For big industries, for large industries, they basically give some basic industries वगैरह जिसमें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, और जो बड़े इंडस्ट्रीज ही सिर्फ कर बना सकते हैं, तो वो कुछ दे दिया गया आपके बिग इंडस्ट्रीज को। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ आपके सेक्टर्स को क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। उसके अलावा आपके डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस who will provide the financial resources to the industries, उसकी भी बात की गई। द पब्लिक सेक्टर का रोल, दैट वाज द स्टेबलाइज फॉर्म में था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की गई बिकॉज फेरा वाज इंट्रोड्यूस्ड टिल 1977 तक फेरा आ चुका था। ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हुई, लेकिन दैट इज नॉट मोर देन 40%। और कुछ इंडस्ट्रीज को तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है।
बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की बात हुई। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब हर एक रीजन का डेवलपमेंट हो, चाहे वो छोटा जगह हो, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो टाउन हो, लेस पॉपुलस एरिया हो, हिली एरियाज हो, टेरेन एरियाज हो, एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज जहां लोकेटेड है, हमेशा याद रखना जहां भी इंडस्ट्रीज होगा वहां पर डेवलपमेंट होगा। ट्रू। तो हर एक जगह पे इंडस्ट्रीज मतलब हो, हर एक जगह प्रोडक्शन हो पाए, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हुआ। और इसी वजह से लाइसेंस सिस्टम भी जो था वो भी, अब मैंने बताया भी था आप लोगों को कि बहुत सारे SEZ वाले जगह जो होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे, उन सब जगह पे फ्री मतलब बहुत कम, हाँ इजीली लाइसेंस की सुविधा मिल रही थी, हाँ सब्सिडी भी मिल रही थी साथ साथ में। तो यहाँ पर आपके बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए कुछ जगह पे लाइसेंस को भी लिबरलाइज कर दिया गया, यानी बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको लाइसेंस मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फीचर्स जो इसके हैं वही सेम जो मैंने भी बताया, ऑब्जेक्टिव सेम है, इसको ज्यादा हमें अब डीपली, इंडस्ट्रीज आर डूइंग वर्क, नो डाउट दैट इज बेसिकली हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट समहाउ अगर बहुत सारी चीजों को रिजर्व कर दिया गया तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एवरी कंज्यूमर्स तक, तो आप हर एक चीज प्रोडक्शन उस लार्ज लेवल पे नहीं कर सकते ना जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर रहा था क्या आपका, जो रिजर्व करके स्मॉल स्केल। एग्जैक्टली। तो इकोनॉमिस्ट ने और लार्ज इंडस्ट्रीज ने इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था 1977 वाले। सो यहां तक क्लियर हो गया। तो सिक यूनिट की बात अगर हम करें 1977 के अंडर, तो सिक गवर्नमेंट ने कुछ सेवरल यूनिट्स जो थे इंडस्ट्रीज, जैसे कॉटन इंडस्ट्री था, जूट इंडस्ट्री था, शुगर इंडस्ट्री था, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की, प्रोटेक्ट व्यू टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयमेंट, एंड गवर्नमेंट ने इनको रिजॉर्ट कर दिया टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सिक यूनिट इफेक्टिवली, यानी जो सिक यूनिट है उनके मैनेजमेंट को इफेक्टिवली वर्क करो और सिक यूनिट को वापस से वैसे प्रॉपर कंडीशन में लेकर आओ। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में सिक थे, कॉटन, जूट और शुगर इंडस्ट्रीज वगैरह जो सिक थे उन पर भी काम किया गया। सो दीज ऑल थिंग्स आर हैपेंड इन द IPS 1977। ठीक है, IPS 1977। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। 1980 ठीक है। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1980 में आया, इट वाज द प्रोमोट ऑफ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक फेडरेशन टू रेज द इफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि यहां पर भी किस चीज पे बात की गई, टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहां पर हमने किस चीज की बात की गई, MRTP एक्ट को और फेरा को बेसिकली लिया गया प्रॉपर्ली। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर को प्रॉपर्ली इफेक्टिवली हमें डेवलप करना है, इफिशिएंट बनाना है, तो उस पर बात किया गया 1980 में। अब यहां पर ये कब आया, ये जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था लिखा हुआ भी आपके बुक में कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन 1956 पॉलिसी। तो 1956 में भी पब्लिक सेक्टर पे ही फोकस किया गया था, यहां पर भी वही चीज लिया गया है, बट यहां पर दो चीज को एड ऑन कर लिया गया। दे आल्सो स्टार्टेड लुकिंग फॉर MRTP। MRTP क्या होता है, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी। क्या होता है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी, MRTP। 1961 MRTP एक्ट कब आया था, 1961 में। फेरा कब आया था, 1973 में। तो इन दोनों को भी बेसिकली ले लिया गया फेद में, मतलब इन दोनों के हिसाब से भी रेगुलेशंस को बनाना शुरू किया गया। ठीक है, अब यहां पर कुछ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था 1980 का आपका IPR का, IPR यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का क्या क्या चीजें दी गई हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि जो बेसिकली इंस्टॉल्ड मशीनरी इंडस्ट्रीज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो वैसे इंडस्ट्रीज का, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेम लगभग वही चीज है, करेक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, स्ट्रेथनिंग द एग्रीकल्चरल बेस। अब एग्रीकल्चरल बेस किससे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चरल बेस जब डेवलप होगा तो उससे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो यहां पर क्या बात हुआ,
कि स्ट्रेथन करें हम एग्रीकल्चरल बेस को, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हमारा क्या हो, स्ट्रॉन्ग रहे। फास्टर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन सी इंडस्ट्रीज थे, वैसे इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट को बनाते थे और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे कंट्री में, तो वैसे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात की गई। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर बोल सकते इक्विटेबल स्प्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्पर्सल ऑफ द इनकम। ठीक है, इसकी बात की गई। अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में प्रॉपरली जो है इकोनॉमिक बोल सकते हैं ना कि स्प्रेड हो, यानी कि हर जगह पे इंडस्ट्रीज अवेलेबल हो, हर एक एरियाज, कोई भी एरिया रहे ना, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए इनकम का। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की बात की गई है। क्यों कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की बात की गई है, क्योंकि फाइनली दोस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सोल्ड इन द मार्केट and who is going to consume those product, consumer, and it might be possible for the profit reason the product whatever is made that is of the bad quality and that is going to affect the consumer. So consumer को exploit ना किया जाए, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया किसमें, आपके 1988 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। इसको शॉर्टकट में लर्न करने का तरीका कैसे लर्न करोगे, ऑब्जेक्टिव को लर्न करने का तरीका, शॉर्टकट में एक एक वर्ड फटाफट लिखते जाओ। शॉर्टकट में लिखो 1980 इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है that is based on the 1956 policy, but two act is basically introduced, so those two act was included in 1980 statement policy. What are those act? MRTP Act and FERA Act. ठीक है, what are the objective of 1980s IPR? First, optimum utilization. What? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसका होता है, रिसोर्सेस का और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी जो भी इंडस्ट्रीज इंस्टॉल्ड हैं उस समय उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर प्रोडक्टिविटी। सेकंड, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सेकंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट, हाई एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट लिख लो। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, हायर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज रीजनल इम्बैलेंस। अब यहाँ पर रीजनल इम्बैलेंस का मतलब ये नहीं कि रीजनल इम्बैलेंस कर देना है, रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करना है। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेथनिंग एग्रीकल्चरल बेस, स्ट्रेथनिंग एग्रीकल्चरल बेस। अब अच्छा, एग्रीकल्चरल बेस को स्ट्रेंथ कैसे हम कर सकते हैं, जब एग्रीकल्चरल सेक्टर आपका बनेगा स्ट्रॉन्ग। अब एग्रीकल्चर सेक्टर तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब प्रोडक्शन एज सच हाई हो और अच्छे क्वालिटी का हो, है ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं इस चीज को तो वो लेकर आया था, बट स्टिल कुछ बहुत सारी चीजें थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के, साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे थे। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। तो स्ट्रेथनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल बेस, या एग्रीकल्चर बेस को स्ट्रेंथ करना। प्रमोशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट लिखना इक्विटेबल स्प्रेड। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटेबल स्प्रेड। अब यार किसको स्प्रेड करने की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज को स्प्रेड करने की बात हो रही है, रूरल एंड अर्बन एरियाज में इक्विटेबली स्प्रेड रहे वो। ठीक है, एंड सबसे लास्ट पॉइंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर हो गई बात, यहां तक सबको समझ में आया। ठीक है, अब 1980 में और क्या चीजें हुई, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि ये जो पॉलिसी था 1980 वाला, उसने रिवाइटलाइज किया किसको, पब्लिक सेक्टर को, ताकि वो प्रॉपरली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर पाए कंट्री में। ठीक है, स्ट्रेथन किया किस चीज को, पब्लिक सेक्टर के मैनेजमेंट को। अच्छा, आपको क्या लगता है, अच्छा नॉर्मली आई एम जस्ट मैनेजमेंट, देयर इज लैक ऑफ
management and system. That's why they are not able to provide all those facilities what private sectors are providing. There is not a lack of resources, financial resources की कमी नहीं है, but the allocation of the resources in the proper way, that is the major thing. So management की कमी अगर होगी तो operation can never be effective. आई बात समझ में? It can never be effective. If you are standing in the Aadhaar card office, you will still standing there for 4 hours because of the lack of management and because of the lack of allocation of resources. Like if there are so many people are standing on queue, what can be the responsibility of the office? That they can open multiple windows to reduce that waiting line. They can do that, but that is not there. So these things are not happening because the government does not willingly try to help you. It's not that they want to help you, but the way or the strategy is not correct. The management is not correct, right? So the same word, why I am used this, because in this line, revitalization of public sector, revitalize करना तो था, public sector को तो इतना सारा दे दिया गया था 1956 में, right? है ना? लेकिन स्टिल वो अब क्या चाहती थी गवर्नमेंट कि अब हम मैनेजमेंट जो है पब्लिक सेक्टर का, मैनेजरियल कैडर का मतलब है डिफरेंट सेक्टर्स में जो मैनेजर्स हैं, और मैनेजर की जो एक्टिविटी, मैनेजर क्या करता है, नाम से पता लग रहा है, मैनेज करने वाली चीजें, फंक्शन जो है, ऑपरेशन, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, इन सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग करे। तो वापस से रिविटलाइज करने का मतलब क्या होना कर रहा है यहाँ पर, स्ट्रेंथन करना पब्लिक सेक्टर को थ्रू इंप्रूविंग द मैनेजमेंट। तो दिस वन इज द फर्स्ट बेसिकली फीचर ऑफ द पॉलिसी ऑफ 1980। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि रिवाइटल जो है आप लोगों ने सुना भी होगा, दैट इज अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग, है ना? तो द सेम थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, that they want to strengthen the public sector by improving the efficiency and effectiveness of management. That's और किस हिसाब से कि मैनेजरियल एक्टिविटी सब अच्छे से हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम बेटर हो, रिसर्च वर्क बेटर चले, मार्केटिंग प्लानिंग बेटर चले, तो इन सारी चीजों पे काम करना शुरू किया गया, लेकिन ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर, राइट? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थे यहाँ पर उनको भी इनकरेज किया गया, और इनका जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था उनको बढ़ा दिया गया। अर्लियर द इन्वेस्टमेंट लिमिट वाज लो, नाउ द इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। और पहले स्मॉल स्केल यूनिट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए होते थे, कितने चाहिए होते? 10 लाख रुपीज, उसको फिर इंक्रीज कर दिया गया 20 लाख, ठीक है? और जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, बाकी के जो छोटे मोटे जो यूनिट्स हैं, उनका पहले 15 था, उनको 25 कर दिया गया, ठीक है? और टाइनी यूनिट जो 1 लाख पहले था, उनको कितना कर दिया गया? 2 लाख कर दिया गया, ठीक है? सो द इन्वेस्टमेंट लिमिट वाज इंक्रीज्ड फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है? और ये जो पॉलिसी था ये किसने, गवर्नमेंट ने, बेसिकली गवर्नमेंट लेकर आया। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे जैसे हैंडलूम्स इंडस्ट्री। हैंडलूम क्या होते हैं? हाथ से जो साड़ियां वगैरह, सुना है, सिल्क वगैरह जो थे हैंडलूम के थ्रू जो बनते हैं, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव और वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर, ठीक है? तो हैंडलूम वगैरह, जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह था, जो छोटे मोटे मूर्ति वगैरह बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, फिर पेंटिंग वगैरह जो भी हैंडीक्राफ्ट्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो भी था, उनके ऊपर यहाँ पर भी अटेंशन दिया गया। दैट वाज बेसिकली हैपेंड इन 1980 एज वेल, ठीक है? इकोनॉमिक फेडरलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज कौन से एरियाज थे? जहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं था, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है? जहां पर वैसे एरियाज जो इतने बैकवर्ड थे, जिनके पास बोल सकते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, तो वैसे इंडस्ट्रीज में क्या चीज की बात हुई? इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने की बात हुई, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिकनेस की भी बात हुई। जो भी इंडस्ट्रियल सिक थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, मतलब जो भी बीमार है, यानी जो प्रॉफिट अर्न नहीं, कौन हो सकता है सिक इंडस्ट्री? जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है, ठीक है? वो अपने पॉकेट से पैसा लगा रहा है प्रोडक्शन के लिए, बल्कि पैसा कहाँ से लगना चाहिए? जो पैसा आ रहा है उसके थ्रू आप प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करो। बट जहां अपने पॉकेट से गवर्नमेंट पैसा लगाना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि वो यूनिट क्या हुआ? बेसिकली सिक बन गया, बीमार बन गया, ठीक है? तो वैसे इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया गया कि वैसे इंडस्ट्रीज को मर्ज करने की कोशिश की गई जो इंडस्ट्रीज कैसे थे? हेल्दी थे। यानी सिक इंडस्ट्रीज को किसके साथ मर्ज? पहले वाले में क्या हुआ था 1977 में
कि उनको वापस से बेटर करने के कंडीशन में लाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। यहाँ पर उन इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया और उनको स्टार्ट कर दिया गया मर्ज करना किसके साथ, हेल्दी यूनिट्स के साथ, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग। और उसके अलावा इनको इनकम टैक्स कॉन्सेशन वगैरह भी मिलना शुरू हो गया। वैसे इंडस्ट्रीज को क्या मिल गया, इनकम टैक्स कॉन्सेशन, कि उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है या फिर उनको कॉन्सेशन मिलने लगा। आई बात समझ में? अब इंडस्ट्रीज में अर्निंग कुछ है नहीं ज्यादा और आप टैक्स पे कर रहे हो तो और भी ज्यादा वो क्या हो रहा है, सिक बन रहा है। ऐसे सिचुएशन में टैक्स लिबरलाइजेशन, टैक्स भी लिबरलाइज कर दिया गया, यानी बहुत रिड्यूस या बहुत कम कर दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो आपके इंडस्ट्रीज थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया और उनको स्पेशल ऑफर्स और इंसेंटिव्स दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कंट्री कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर उनको ऑफर मिलने लगा, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलने लगा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स थे, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स थे उनको, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन लाया गया। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर इंप्रूव किया गया इफिशिएंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग द टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्रीज। मतलब टेक्नोलॉजी को ला करके इंप्रूव किया गया इफिशिएंसी किसका, इंडस्ट्रीज का। क्लियर हो रही है ना सब बात, सारी बातें समझ में आ रही है, टोटल पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस की बात की गई। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब ये है कि ये चीज देखा गया कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो पॉल्यूशन कितना क्रिएट कर रही है, ठीक है, एरिया में। आपको पता होगा कि जो पॉल्यूशन बोर्ड है हमारे कंट्री का, वो आज भी इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन को चेक करता है और ये कहां पर है ना, पास में, एंड दैट इज लोकेटेड इन द इंडस्ट्रियल एरिया इवन, एंड दे आर बेसिकली चेकिंग द एयर बैलेंस कि कितना पॉल्यूशन हो रहा है। They are checking that, and if any of the industry will polluting more than the scale which is determined, they will take the action against them, है ना। So that has happened from the 1950-48 even, लेकिन 1980 में यहाँ पर प्रिजर्वेशन दिया गया इकोलॉजिकल बैलेंस को। क्यों? क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में अगर पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, that is going to harm living organism, ठीक है। एंड इवन अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना तो एसिड रेन होना स्टार्ट होता है, पता है, तुम लोगों ने सुना है। और एसिड रेन क्या करता है, एसिड रेन मैम ताजमहल साइड हुआ था ना, तो ना ताजमहल का कलर येलोइश। एग्जैक्टली। अगर एसिड रेन, एंड दिस इज एसिड रेन इज हैपेंड इन मुंबई लॉट ऑफ टाइम, यस मैम, एंड दैट इज अफेक्टिंग मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है एसिड रेन। क्लियर है ना? सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बर्स्ट ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस की भी बात की गई। देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताती हूँ, इसको लिखना नहीं है, इसको बस समझाने का पॉइंट है, ठीक है। तो पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को चेक करना और प्रिजर्व करना इन्वायरमेंट को, और उसके अलावा मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं और जो लार्ज टाउन्स वगैरह हैं उन पॉलिसी, वहां पर देखना कि जो इंडस्ट्री ज्यादा पॉल्यूशन दे रही है, पॉल्यूशन कर रही है एक एनवायरनमेंट में, उनका लाइसेंस ना दिया जाए, उनको लाइसेंस ना दिया जाए, ठीक है। तो लाइसेंस को बेसिकली रोकने, रिस्ट्रिक्ट करने का भी क्यों करना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, राइट। तो एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस विद द स्ट्रिक्ट एक्शन इज बेसिकली टेकन इन दिस एक्ट, इन दिस पॉलिसी। आई बात समझ में? ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इंट्रोडक्शन, क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इन्होंने न्यू क्लासिफिकेशन दिया है इंडस्ट्रीज का, उसको एक बार देख लेंगे अगर, क्योंकि 1880 में, सो वन पॉइंट इज लाइक इफ देयर इज एनी कैटेगरीज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिटिसिज्म, what criticism was there for IPR 1980, and then after that we are going to start with the 1991 policy, ठीक है। 1991 स्टार्ट करेंगे। 1991 का पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी, ठीक है। 1991 पॉलिसी बिकॉज एट दैट टाइम व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड, LPG, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ठीक है, इट इज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द cooking, for the cooking household के लिए, that is a different thing, and here LPG is liberalization, privatization and globalization. Clear? Okay. Complete all other topics. And में सबसे पहला जो है that is the political environment, we are going to study about it. ठीक है। Most probably